हेलो 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 प्यारे बच्चों, वेलकम टू ब्राइट बोर्ड लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं माइंडफुल ईटिंग, अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी, चैप्टर 3 साइंस का। ठीक है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। देखो, खाना तो हम सब खाते हैं, खाने के बिना तो हम जिंदा रह ही नहीं सकते। हमें सरवाइव करने के लिए फूड चाहिए। हम जो फूड खाते हैं, हम जो फूड लेते हैं, उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये भी तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। हमें न्यूट्रिशियस खाना खाना चाहिए ना। जो हम अनहेल्दी फूड खाएंगे वो तो हमको बीमार कर देगा। हमको हेल्दी फूड खाना है, तो हेल्दी फूड में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हम कैसे चेक कर सकते हैं कि किस न्यूट्रिएंट में क्या होता है। ठीक है, और सब न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनके क्या क्या फंक्शन है, वो हमारी बॉडी में क्या क्या रोल निभा रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हम आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं फटाफट से इस चैप्टर को। तो देखो, हम आज के चैप्टर में क्या क्या कवर करेंगे। हम सबसे पहले समझेंगे फूड क्या होता है। ठीक है, हम देखेंगे फूड क्या है, डाइवर्सिटी, अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट फूड टाइप के फूड्स हैं, वो क्यों होती है इतनी डाइवर्सिटी इंडिया में। जो कुकिंग हैबिट्स हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चेंज हो रहे हैं। जैसे आपकी ग्रेट ग्रैंड मदर जिस तरीके से कुक करती थी, वैसे आज आपकी मम्मी नहीं कुक कर रही है। पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं कुकिंग के। ठीक है, खाने के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं फूड्स के, वो जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उनको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि वो इसी फूड में प्रेजेंट है या नहीं। इसके लिए हम डिफरेंट टेस्ट देखेंगे। ठीक है, बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या होती है ये समझेंगे। हम लेबल्स को पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, मिलेट्स क्या होते हैं ये देखना है, और फूड माइल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे आज के इस चैप्टर में। ठीक है, अब देखो फूड क्या होता है। फूड इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर लाइफ। फूड ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी को एनर्जी कैसे मिलेगी। हमें खेलने कूदने की, पढ़ने की, कोई भी काम करना है, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, हमें एनर्जी चाहिए। वो हमें कहाँ से मिल रही है, वो हमें फूड से मिलती है। ठीक है, दैट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, प्ले, स्टडी एंड कीप अस हेल्दी एंड अलाइव। हमें जिंदा रहने के लिए, हमें सरवाइव करने के लिए, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए भी, ठीक है, हमें फूड की ज़रूरत होती है। तो ये एक इसेंशियल कंपोनेंट है लिविंग बीइंग्स का। अब फूड तो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, पर हम एक चीज़ देखते हैं हमारे पूरे कंट्री में। हम अगर इंडिया में देखें तो हर स्टेट में अलग अलग टाइप के फूड्स फेमस हैं। वहाँ की अलग अलग स्पेशलिटीज़ हैं, वहाँ के अलग अलग स्पेशल डिशेज़ हैं। इतनी डाइवर्सिटी क्यों है फूड्स में, हर स्टेट का अपना अलग अलग एक स्पेशल फूड आइटम क्यों है, ये सब हम देखते हैं। तो डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया हैव डिफरेंट ट्रेडिशनल फूड्स। जो डिफरेंट स्टेट्स हैं इंडिया में, सबके अपने अपने डिफरेंट ट्रेडिशनल फूड्स हैं। ये क्यों होते हैं, क्योंकि हर स्टेट में, ज़्यादातर एरियाज़ में हमको अलग अलग टाइप की सॉइल, वहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट होता है। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया में क्लाइमेट डिफरेंस है, इस वजह से वहाँ की सॉइल भी डिफरेंट है। तो उस वेदर के अकॉर्डिंग, उस सॉइल के अकॉर्डिंग जो भी वहाँ पर क्रॉप्स ग्रो करेंगी, वो ही वहाँ की ट्रेडिशनल फूड को डिसाइड करेंगी। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द क्रॉप्स दैट ग्रो इन दैट स्टेट। तो जिस स्टेट में जो क्रॉप ज़्यादा ग्रो करती है, वही वहाँ का मेन फूड हो जाता है। ठीक है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द क्रॉप्स दैट ग्रो इन दैट स्टेट अकॉर्डिंग टू इट्स सॉइल एंड क्लाइमेट टाइप। ठीक है, सॉइल और क्लाइमेट, मैंने बताया आपको कि डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट टाइप की सॉइल, डिफरेंट क्लाइमेट मिलता है। ठीक है, आप नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जाओगे इंडिया के, वहाँ का क्लाइमेट और वहाँ की सॉइल डिफरेंट है। सदर्न इंडिया में डिफरेंट है, नॉर्दर्न इंडिया में डिफरेंट है। ठीक है, तो वो जो वहाँ के क्लाइमेट और सॉइल के अकॉर्डिंगली वहाँ पर जो क्रॉप्स ग्रो करेंगे। ऐसे ही वेस्टर्न इंडिया में आप राजस्थान की तरफ जाएंगे, वहाँ थोड़ा हॉट और डेजर्ट टाइप का क्लाइमेट है, तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स ग्रो करती हैं। इसलिए वहीं उन्हीं क्रॉप्स के अकॉर्डिंगली वहाँ पर जो ट्रेडिशनल फूड है वो डिसाइड होता है। दूसरा, उस एरिया का कल्चर, ट्रेडिशन क्या है, जो हिस्टोरिकली, जो पुराने टाइम से चला आ रहा है ट्रेडिशन, जो कल्चर्स हैं वहाँ के, उसके अकॉर्डिंग भी वहाँ के ट्रेडिशनल फूड डिफरेंट होते हैं। टेस्ट प्रेफरेंसेस, लोगों को क्या पसंद है, वहाँ के लोगों का टेस्ट एरिया वाइज डिफरेंट होता है। एंड टेस्ट भी बेसिकली क्रॉप्स पे ही डिपेंड करता है। जो ज़्यादा क्रॉप ग्रो करेगी, वहीं के हिसाब से वहाँ वो
टेस्ट डेवलप हो जाते हैं। अब हम कुछ स्टेट्स के ये देख लेते हैं डिफरेंट फूड्स। अब हम कर्नाटका में देखते हैं सबसे पहले कि कर्नाटका में लोकली क्रॉप्स कौन सी ग्रो करती हैं। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा रागी, उड़द और कोकोनट ग्रो करता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर डोसा, इडली, सांबर, कोकोनट चटनी, रसम, राइस, ये सब वहाँ पे ट्रेडिशनल फूड आइटम्स हैं, ठीक है। और वहाँ पे बेवरेजेस, जो ड्रिंक करने के लिए जो सबसे ज़्यादा आइटम्स होते हैं वो होते हैं टी, कॉफ़ी एंड बटर मिल्क, ये कंज्यूम किया जाता है। पंजाब में देखेंगे मेज़, मक्का बहुत ग्रो होता है, वीट और चिकपीस, छोले, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल फूड आइटम्स क्या है, सरसों का साग, मक्का दी रोटी, ठीक है, छोले भटूरे, पराठा, ये सब वहाँ का ट्रेडिशनल फूड आइटम हो गया। और बेवरेजेस जो होंगे ड्रिंक के लिए, वहाँ लस्सी, बटर मिल्क, टी, ये सब बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। मणिपुर में आए देखेंगे हम कि वहाँ पर राइस, बैम्बू और सोयाबीन बहुत ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो होती हैं, राइस, बैम्बू और सोयाबीन की। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल फूड आइटम्स क्या होंगे, राइस, एरोम्बा, है ना, ये येलो पीज एंड ग्रीन अनियन की करी होती है, सिंजू, कांगसोई, ये सब वहाँ के ट्रेडिशनल फूड आइटम्स हो गए। और बेवरेजेस में होती है ब्लैक टी। बिहार में सबसे ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करती हैं राइस, वीट, मेज, पल्सेस एंड शुगर केन। तो वहीं वहाँ पे जो ट्रेडिशनल फूड आइटम्स होता है लिट्टी चोखा, सत्तू पराठा, ठीक है, एंड अनरसा, ये वहाँ के ट्रेडिशनल फूड आइटम्स हो गए। और सत्तू से ही बनता है वहाँ पे शरबत, ये भी वहाँ के ड्रिंक में काफ़ी कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में लोकली जो सबसे ज़्यादा क्रॉप्स वेस्ट बंगाल में ग्रो करती हैं वो है राइस, पोटैटो, ग्राम, मस्टर्ड एंड टी। टी बहुत ज़्यादा होती है वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ बेवरेजेस में टी ही सबसे ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, ठीक है। ट्रेडिशनल फूड आइटम्स में आलू पोस्तो, माछेर झोल, दिस इज फिश करी एंड राइस। राजस्थान में मिलेट्स सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं क्योंकि वहाँ ड्राई क्लाइमेट होता है, तो मिलेट्स सबसे ज़्यादा वहाँ पे ग्रो करते हैं, ठीक है। मेज़ हो गया, ग्राउंडनट, क्लस्टर बीन इज ग्वार की फली, एंड चिकपी। तो वहाँ पर ट्रेडिशनल फूड आइटम्स में होता है दाल बाटी चूरमा, बाजरे की रोटी, लहसुन चटनी, ये वहाँ का ट्रेडिशनल फूड आइटम हो गया। और बेवरेजेस होते हैं लस्सी एंड छाछ। ये एक टेबल है जिसे आप याद कर सकते हो, ट्रेडिशनल फूड आइटम्स कौन से कहाँ पर किस स्टेट में ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, हर स्टेट में इतनी डाइवर्सिटी क्यों है हमारे इंडिया में फूड की, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट एंड द सॉइल ऑफ दैट रीजन। जो वहाँ पर क्रॉप्स लोकली ग्रो कर रही हैं वही वहाँ का मेन ट्रेडिशनल फूड डिसाइड करती हैं, ओके। अब चेंजिंग पैटर्न्स इन कुकिंग हैबिट्स, ये पैटर्न्स क्यों चेंज हो रहे हैं कुकिंग हैबिट्स में, विद टाइम कुकिंग हैबिट्स चेंज हो गई हैं। जैसे अगर आप देखो कि पहले आपकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी, विलेजेस में चूल्हा यूज़ किया जाता था खाना बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन अब हम गैस स्टोव यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पहले चटनी बनाने के लिए, कुछ पीसने के लिए ये सिलबट्टा यूज़ करते थे, दिस इज सिलबट्टा, लेकिन अब हम मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करते हैं, है ना। पहले दाल वगैरह जो बनती थी वो ऐसे हांडी में चूल्हे के ऊपर बनाई जाती थी, लेकिन अब हम क्या यूज़ करते हैं, अब हम प्रेशर कुकर यूज़ कर रहे हैं, है ना। अब हम प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं, इसमें जल्दी खाना कुक हो जाता है और फ्यूल भी कम लगता है। तो इनके कुछ एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, ये सब पढ़ते हैं। तो कुकिंग प्रैक्टिसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुई है, पर क्यों हुई, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से ये चेंज आया। सबसे पहले तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही थी, गैस स्टोव बन गया, हमने फ्यूल्स के हमें बेटर मीन्स मिल गए, है ना। तो हम एक डेवलपमेंट हुआ, हम फ्यूल एक्सट्रैक्ट कर पा रहे थे, निकाल पा रहे थे ग्राउंड में से, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब हम निकाल पाए। तो इससे क्या हुआ, हम टेक्नोलॉजीज जैसे जैसे डेवलप हुई तो कुकिंग प्रैक्टिसेस भी चेंज हुई, इलेक्ट्रिसिटी बनी, इलेक्ट्रिसिटी से फिर हमने मिक्सर ग्राइंडर और इस तरीके की चीज़ें बनाई, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से प्रेशर कुकर डेवलप हुआ, साइंस हुई, रिसर्च हुआ कि प्रेशर में जल्दी खाना कुक होता है, तो प्रेशर कुकर बनाए गए। ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजीज जैसे जैसे डेवलप हुई उससे कुकिंग प्रैक्टिसेस भी चेंज हुई हैं। अब सिर्फ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से ही काम नहीं होता ना,
जो टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई हैं उनको लोगों तक पहुंचाना भी तो था, उसके लिए बेटर ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत थी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन डेवलप हुआ, सिटीज़ एक दूसरे से कनेक्ट हुए, तो इसी वजह से भी कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज हुई। लाइफ भी बिजी होती चली गई। पहले मदर्स वर्किंग नहीं होती थी, अब मम्मी ऑफिस भी जाती हैं, पापा भी जा रहे हैं, तो एक लाइफ बहुत बिजी लाइफ होने लगी, सबको जल्दी जल्दी बच्चों को स्कूल भी जाना है, तो एक क्विक कुकिंग के लिए ज़रूरत थी जो कि जल्दी से खाना बन सके, है ना। तो इसलिए जितनी जल्दी कुकिंग होगी उतना आसान होगा काम। तो क्विक कुकिंग के लिए नई प्रैक्टिसेस आ गई। अब जो सिलबट्टे पे चटनी पीसने में बहुत टाइम लगता था वो 2 मिनट्स में मिक्सर ग्राइंडर में पिस जाती है। जो दाल हांडी में पकाने में 1 घंटा लगता था वो 10 मिनट्स में कुकर में कुक हो जाती है, प्रेशर कुकर में। तो इसलिए क्या हुआ, क्विक कुकिंग के लिए भी ये कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज हो गई। अब एडवांटेजेस क्या है मॉडर्न कुकिंग टूल्स के ट्रेडिशनल टूल्स के ओवर? एक मॉडर्न कुकिंग टूल्स क्यों ज़्यादा बेटर हैं? एक तो जो कुकिंग ट्रेडिशनल टूल्स पे होती थी, जैसे कि हमारा जो चूल्हा था उसमें क्या था, उसमें पोल्यूशन होता था, वुड जलाई जा रही है ना, कोल जला रहे हैं, काव डंग जलाया जाता है, उससे क्या होता है जब बर्निंग होती है तो उससे पोल्यूशन होता था। ठीक है, तो अब जो गैस स्टोव पे जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं उससे बर्निंग नहीं होती, उससे पोल्यूशन नहीं होता। कुकिंग ऑन गैस स्टोव इज पोल्यूशन फ्री एज इंडोर बर्निंग ऑफ वुड और कोल इन चूल्हा कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड पोल्यूशन। जो लकड़ी जब जलती है एक अंदर बंद उसमें इंडोर एरिया में, जब लकड़ी जला के चूल्हे पे खाना बनाया जाता था तो उससे जो धुआं उठता था उससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती थी। ठीक है, एयर में पोल्यूशन भी होता था। ग्राइंडिंग विद अ मिक्सर ग्राइंडर इज लेस टायरिंग एंड सेव्स टाइम। जो मिक्सर ग्राइंडर में खाना आप चटनी पीसते हो क्या है, जल्दी पिस जाती है, टाइम बचता है, थकना भी कम होता है ना, इसमें थकान नहीं होती है। वहीं जब सिलबट्टे पे ऐसे हाथ से पीसी जाती थी तो उस पर टाइम लगता था, उसमें थकते भी थी। तो इसलिए ग्राइंडिंग विद मिक्सर ग्राइंडर इज लेस टायरिंग। प्रेशर कुकर ऑल्सो कुक्स फूड फास्टर। प्रेशर कुकर भी क्या करता है, उसकी क्या एडवांटेज है, प्रेशर कुकर जल्दी खाना पकाता है ना, इट कुक्स फूड फास्टर। तो इससे क्या होगा, जल्दी खाना कुक होने से एक तो टाइम भी बचा और साथ में आपका फ्यूल भी बचा, है ना, गैस कम यूज हुई और जल्दी खाना कुक हो गया। तो ये तो हुए हमारे जो कलिनरी प्रैक्टिसेस या जो हमारी कुकिंग प्रैक्टिसेस हैं वो, उसमें क्या जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसके क्या बेनिफिट थे। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जो हम खाना खा रहे हैं उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखो उसमें होते हैं खाने में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। ठीक है, वॉट एवर फूड वी ईट इट मस्ट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीडेड टू आवर बॉडी। तो जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी खाना हम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी को सभी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना चाहिए उसको, है ना। तो न्यूट्रिएंट्स होते क्या है, बेसिकली न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड। ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो खाने में प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए, हेल्दी रहने के लिए, एनर्जी के लिए ज़रूरी होते हैं, दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड हेल्दी बॉडी। ठीक है, तो ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं विच आर प्रेजेंट इन द फूड और हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और बॉडी को हेल्दी रहने के लिए, ताकि वो जल्दी जल्दी बीमार ना पड़े बॉडी। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को बेटा। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। हेंस फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, है ना, इनसे सबसे ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। और ये जो फूड होते हैं, जिन फूड्स में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है उन्हें कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। इसके सोर्सेज क्या होते हैं, राइस, व्हीट, मेज, पोटैटोज, स्वीट पोटैटो, मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल, ये सब क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स हैं। कि ये सारे फूड खाने से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मैक्सिमम अमाउंट में मिलेगा, ये मेन सोर्स है एनर्जी के। ठीक है, तो ये जो रिच सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, राइस, व्हीट, मेज,
पोटैटो, स्वीट पोटैटो, मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल, है ना, ये सब होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट है क्या? कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग कंपोनेंट है। जो ग्लूकोज होता है ये एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट दैट गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी, ये तुरंत एनर्जी देता है ग्लूकोज। इसीलिए जब जो लोग मैराथन में रन कर रहे हैं या जो कोई बीमार होते हैं जिनको एनर्जी चाहिए तुरंत, है ना, सिक पीपल जिनको एकदम से एनर्जी चाहिए, उनको हमेशा ग्लूकोज दिया जाता है वाटर में डिसॉल्व करके। ग्लूकॉन डी देते हैं ना पानी में मिला के, क्यों देते हैं? बिकॉज जो ग्लूकोज होता है ये एकदम से इंस्टेंट एनर्जी देता है, ठीक है। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, लेकिन अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को एक्सेसिवली कंज्यूम करें, ज़्यादा कंज्यूम करें, तो क्या होगा? कुछ पार्ट तो हमको एनर्जी दे रहा है, बट जो एक्सेसिव है, जिसको बॉडी को इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, जब बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हम एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी बॉडी में एज फैट स्टोर हो जाता है, ठीक है। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स विच इज़ मोर देन द बॉडीज रिक्वायरमेंट, हमारी बॉडी को जितना रिक्वायर्ड नहीं है उससे ज़्यादा अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में एज फैट्स स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये हुआ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज जो होता है वो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है और जो इंस्टेंट एनर्जी देता है। जो कि कोई मैराथन में रन कर रहे हैं या कोई सिक पीपल हैं, बीमार लोग हैं, उनको दिया जाता है जिससे वो इंस्टेंट एनर्जी देता है। आपको भी जो आप कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेते हो, जब वो बॉडी में डाइजेस्ट होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, ठीक है। और वो अल्टीमेटली ये जो ग्लूकोज है ये आपको एनर्जी देता है, ठीक है। और जब भी हम एक्सेसिव मीठे सब्सटेंस कंज्यूम करते हैं, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा, तो वो हमारी बॉडी में फैट्स के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। फैट्स क्या होते हैं? ये भी एनर्जी गिविंग कंपोनेंट है, ठीक है। ये भी फूड का एनर्जी गिविंग कंपोनेंट है, और ये हमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में नहीं चाहिए होता है, क्योंकि ये अगर हम ज़्यादा लेंगे तो ये अल्टीमेटली बॉडी में स्टोर होता जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी बैंक्स ऑफ आवर बॉडी, as whenever there is shortage of energy, for example during fasting, our body uses the stored fat of energy। ये क्या होता है? ये एनर्जी बैंक होता है एक तरीके से बॉडी का। जैसे कि जब भी कहीं शॉर्टेज ऑफ फूड है, शॉर्टेज ऑफ एनर्जी है, सॉरी, मतलब हम जैसे फास्टिंग के टाइम पे फास्ट रखा हुआ है, खाना नहीं खाया आपने पूरे दिन में, पर आपकी बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, तो उस टाइम क्या होता है कि जो स्टोर्ड फैट है ना हमारी बॉडी का, ये चेंज हो जाता है, ये यूज़ होता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, ठीक है। ये फैट जो है ये फिर हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग फास्टिंग, जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड फैट है। ये फैट हमारी स्किन के अंडर स्टोर्ड रहता है और हीट इंसुलेटर का काम करता है, मतलब हमारी बॉडी को वार्म रखता है ठंड में भी, ठीक है। जैसे सर्दियों में लड्डू खाते हैं ना, जो सर्दियों में लड्डू खाए जाते हैं उसमें फैट्स होते हैं, उसमें नट्स होते हैं, ठीक है। उसमें आप देखो उसमें वॉलनट होगा, कैश्यूज होंगे, आलमंड्स होंगे, ठीक है। और उसमें सीड्स होते हैं बहुत सारे, है ना, उसमें पंपकिन सीड्स डले होंगे, इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो नट्स हैं, साथ में उसमें आटा होता है, ठीक है, उसमें शुगर है और उसमें फैट है, ये सब एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। और ये क्या करता है, जो फैट है ये हमारी स्किन के नीचे ऐसे अंदर स्टोर्ड रहता है यहाँ पे, और ये एक हीट इंसुलेटर का काम करता है, मतलब हमको ठंड में वार्मथ देता है, अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देता बॉडी से, ठीक है। तो बॉडी को ठंड में वार्म रखने का में हेल्प करता है। इसके सोर्सेज क्या हैं? वॉलनट, आमंड, कोकोनट, ग्राउंड नट्स, सनफ्लावर, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स एंड मस्टर्ड सीड्स, ये सारे इसके क्या हैं? सोर्सेज हैं फैट्स के। मस्टर्ड सीड से ऑयल निकलता है, सनफ्लावर सीड से भी ऑयल निकलता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे फैट्स में घी होता है, बटर होता है, ये सब भी फैट्स के सोर्सेज हैं, राइट। बटर, घी, these are also the sources of fat। फैट्स टाइप्स के होते हैं बेटा, दो सोर्सेज से मिल रहे हैं, एक तो एनिमल सोर्सेज से फैट्स मिलते हैं, एक प्लांट फैट्स हैं। एनिमल सोर्सेज से जो मिलते हैं ये बेसिकली सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं? दीज आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, मतलब जब रूम टेम्परेचर पे होंगे तो वो थोड़ा जम जाते हैं, जैसे कि घी हो गया आपका, बटर हो गया, ठीक है, वो जम जाता है। जब ठंड होती है आप देखो ज़्यादा ठंड में जम जाएगा, और रूम टेम्परेचर जब गर्मी होती है तो वो मेल्ट हो जाता है बाहर रखा हुआ।
वहीं जो प्लांट फैट्स होते हैं ये अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, मतलब कि ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही रहते हैं, ये जमते नहीं हैं। जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल ऑल्दो आपका ठंड में जम जाता है, ठीक है। ग्राउंड नट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये जो प्लांट फैट्स हैं ये यूजुअली मस्टर्ड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, आपने देखा होगा रिफाइंड ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल, ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे भी। तो ये होते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स। तो प्लांट फैट से जो हमें मिलते हैं वो मोस्टली प्रीडोमिनेटली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, और एनिमल फैट्स जो होते हैं वो मोस्टली सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स में यही डिफरेंस है कि सैचुरेटेड फैट्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं और अनसैचुरेटेड फैट्स रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में। अब आपको पता है पोलर बेयर जो होता है ना, उसकी स्किन के नीचे एक थिक लेयर होती है फैट की, ठीक है। पोलर बेयर की स्किन के नीचे एक थिक लेयर होती है फैट की। ये लेयर क्या प्रोवाइड करती है? दिस फैट प्रोवाइड्स देम एनर्जी ड्यूरिंग देयर विंटर स्लीप। फैट क्या करता है? जब आप फास्टिंग पे होते हो तो ये फैट, स्टोर्ड फैट जो होता है, ये क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऐसे ही पोलर बेयर को भी, पोलर बेयर के अंदर ये बहुत थिक होती है इसकी फैट की लेयर, और ये जो फैट की लेयर होती है ये, जब पोलर बेयर क्या करता है, विंटर्स के टाइम पे हाइबरनेट करते हैं, वो विंटर स्लीप में चले जाते हैं। तो जब ये हाइबरनेट कर रहे होते हैं विंटर्स में, तो उस टाइम ये फैट एनर्जी प्रोवाइड करता है उनको, ठीक है। दस हेल्प देम टू सर्वाइव विदाउट ईटिंग। ये उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, और क्या होता है इससे, वो बिना खाए हुए, बिना कुछ खाए इतने दिनों तक सर्वाइव कर पाते हैं अपनी विंटर स्लीप के टाइम पे। दैट इज हाइबरनेशन। विंटर स्लीप क्या होता है? हाइबरनेशन। जब विंटर्स में जो एनिमल्स हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, वो विंटर्स में लॉन्ग पीरियड ऑफ स्लीप में चले जाते हैं, ठीक है। तो उस पीरियड को कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं हाइबरनेशन। तो जो यूजुअली मैमल्स हाइबरनेट नहीं करते हैं, बट पोलर बेयर्स करते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड होती है तो वो हाइबरनेट कर जाते हैं। अब आता है प्रोटीन्स। हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, अब आते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन क्या है? ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। आपकी जो हाइट ग्रो हो रही है, आपके जो मसल्स बिल्ड हो रहे हैं, ये किसकी वजह से हो रहे हैं? ये हो रहे हैं प्रोटीन्स की वजह से। तो बॉडी की ग्रोथ में, रिपेयर में, कोई चोट लगी है, इंजरी हुई है, कोई वुंड हुआ है, उसको हीलिंग में, कि रिपेयर में कौन हेल्प करता है? प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। तो प्रोटीन्स हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जो फूड्स प्रोटीन्स में रिच होते हैं, द फूड रिच इन प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। उन्हें क्या कहते हैं? हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना, जो रेगुलरली स्पोर्ट्स खेलते हैं, है ना, उनको क्या है? उनको ज़्यादा प्रोटीन्स चाहिए, क्योंकि उनको अपनी मसल्स बिल्ड करनी होती है, उनको अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ चाहिए, उनको मसल्स बनाने हैं, मसल मास इंक्रीज करना है, उसके लिए उन्हें ज़्यादा प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। ग्रोइंग चिल्ड्रन को भी अच्छे अमाउंट में, एक प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन्स चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको अभी अपनी प्रॉपर ग्रोथ करनी है, हाइट बढ़ानी है, ठीक है ना। तो ग्रोइंग चिल्ड्रन ऑल्सो नीड राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखते हैं प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिल रहा है। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, मतलब हमें प्रोटीन कहाँ से मिल रहा है? एक तो हमें एनिमल से मिल रहा है कुछ प्रोटीन्स, और कुछ प्रोटीन हमें मिल रहे हैं प्लांट से। तो एनिमल सोर्सेज कौन कौन से हैं? इनके कौन से एनिमल के प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हमको प्रोटीन मिल रहा है? मीट, फिश, एग्स, मिल्क एंड पनीर, ठीक है। पनीर क्या है? मिल्क से बन रहा है ना। तो ये सारे हो गए हमारे एनिमल से मिलने वाले प्रोटीन्स, ठीक है। एनिमल सोर्सेज हो गए ये प्रोटीन्स के। और प्लांट सोर्सेज, जो हमें प्लांट से मिल रहे हैं प्रोटीन्स, वो कौन कौन से प्लांट के प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हमें प्रोटीन्स मिल रहे हैं? ड्राई फ्रूट्स, पल्सेस, जो दालें होती हैं, मूंग दाल, तूर दाल, ठीक है, बीन्स, ग्राम, ग्राम यानी चना, पीज, एडिबल मशरूम्स, ये सभी जो है, मशरूम्स भी जो होते हैं, ये प्रोटीन्स के रिच सोर्स होते हैं। तो प्रोटीन हो गया हमारे बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। अब आता है विटामिन एंड मिनरल्स। हमको एनर्जी के लिए हो गया कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, ग्रोथ और रिपेयर के लिए हो गया प्रोटीन्स। अब हमारी बॉडी को फाइट करने के लिए, बॉडी को डिजीजेज से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से फूड्स चाहिए? विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए। ये होते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स। इन्हें क्यों कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड? क्योंकि ये हमारी बॉडी को डिजीजेज से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। विटामिन जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल।
फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के। ठीक है, ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं इनको फैट सॉल्युबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो हमारी बॉडी में फैट टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज क्या है? बॉडी हमारी सेल्स से मिलके बनी है। ठीक है, बॉडी हमारी सेल से मिलके बनी है। अब कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यूज। ठीक है, तो जो हमारे फैट टिश्यूज होते हैं, ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यूज। तो जो ये हमारे क्या बोलते हैं फैट टिश्यूज होते हैं, इनमें डिसॉल्व होते हैं, इनमें स्टोर्ड होते हैं फैट टिश्यूज में ये विटामिन ए, डी, ई एंड के, इसीलिए इनको फैट सॉल्युबल बोला जाता है। और ये तभी यूज होते हैं जब बॉडी को इनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, और जो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ विटामिन क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल। ये होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कई टाइप के हैं, विटामिन B1, B2, है ना, ऐसे करके कई विटामिन बी होते हैं। और विटामिन सी ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये वाटर सॉल्युबल क्यों है? क्योंकि ये बॉडी में स्टोर्ड नहीं होते, ये कहीं भी किसी भी टिश्यूज या सेल्स में स्टोर्ड नहीं होते हैं, और इन्हें हमें अपनी बॉडी में डाइट में हमेशा रेगुलरली लेना पड़ता है। ठीक है, जब हमारी बॉडी में ये आते हैं हम इन्हें यूज़ कर लेते हैं, तो वी नीड टू टेक देम रेगुलरली थ्रू आवर डाइट, फूड में लेना पड़ता है। ठीक है, मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स दो टाइप के हैं, मैक्रो मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स मतलब हमारी बॉडी को लार्जर अमाउंट में चाहिए ये मिनरल्स, एज कंपेयर टू ट्रेस मिनरल्स। अगर हम ट्रेस मिनरल्स से कंपेयर करें तो उसकी कंपैरिजन में हमें मैक्रो मिनरल्स लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। ठीक है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, सल्फर, फॉस्फोरस, ये हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। वहीं ऑल्दो मिनरल्स हमको वैसे भी बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए, लेकिन उसमें भी अगर हम देखें तो जो ट्रेस मिनरल्स हैं उनसे थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट में हमें मैक्रो मिनरल्स चाहिए होते हैं। और जो ट्रेस मिनरल्स हैं ये हमारी बॉडी को बहुत ही ट्रेस अमाउंट्स में चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए होते हैं, जैसे आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज एंड आयोडीन। अब अगर ये विटामिन, कोई भी न्यूट्रिएंट अगर हमारी बॉडी को प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो उससे हो जाती हैं कुछ बीमारियां, उन्हें बोलते हैं हम डेफिशिएंसी डिजीजेस। पता है? ठीक है, तो जो ये डेफिशिएंसी डिजीजेस ये होती हैं किसी न्यूट्रिएंट की कमी से। अब हम विटामिन और मिनरल्स के कुछ सोर्सेज, उनके फंक्शंस और उनकी डेफिशिएंसी डिजीजेस देखते हैं। जैसे विटामिन ए जो है ये हमें मिलता है स्पिनच, पालक में मिलेगा, कैरेट, पंपकिन्स, पपाया, मैंगोज, पोटैटोज, जो येलो कलर फ्रूट्स हैं, ठीक है, उसमें विटामिन ए रिच होता है। कैरेट में सबसे ज़्यादा रिच होता है विटामिन ए। ये क्या करता है? ये आपकी स्किन को और आपकी आइज़ को हेल्दी बनाता है। ठीक है, अगर ये आइज़ को हेल्दी बना रहा है तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ऑब्वियसली विजन में फ़र्क आएगा, तो पुअर विजन, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है लोगों को। कुछ लोगों को जिनमें विटामिन ए की कमी है उन्हें रात में देखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, विटामिन बी वन से क्या होता है? ये किस किस से मिलता है हमको? सोर्सेज क्या है? होल सीरियल्स, नट्स, ईस्ट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलेगा बी1। ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है, और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, उसकी फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग, वो सही से काम करता रहे, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम सही से काम करे, उसके लिए बी1 की ज़रूरत होती है, विटामिन बी1 की। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो एक बीमारी होती है बेरी। ठीक है, बेरी बोलते हैं इस डिजीज़ को। इसमें क्या होता है? स्वेलिंग हो जाती है हैंड्स में, फीट में। ठीक है, इनमें स्वेलिंग होगी, टिंगलिंग होगी, ऐसे लगे कुछ चल रहा है, चींटियाँ सी चल रही हैं, बर्निंग सेंसेशंस होगा हैंड्स में, फीट में, ब्रीदिंग में ट्रबल होता है। ये डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है बी1 की। विटामिन सी के रिच सोर्स होते हैं आंवला, और सबसे ये तो सबको पता है सिट्रस फ्रूट्स, टोमेटोज, ये रिच सोर्स हैं विटामिन सी के। विटामिन सी हमारी बॉडी को डिजीजेस से फाइट करने में हेल्प करता है। ठीक है, डिजीजेस से फाइट करने में हेल्प करता है। ये गम्स को हेल्दी रखता है, हमारे जॉइंट्स को भी हेल्दी रखता है। ठीक है, गम्स, इसकी डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग गम्स होते हैं। ठीक है, ब्लीडिंग गम्स एंड लूज टीथ, और इससे इस बीमारी को बोलते हैं स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी होती है डेफिशिएंसी डिजीज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। दिस इज, इसमें होता क्या है? इसमें ब्लीडिंग गम्स होंगे, लूज टीथ होंगे। ठीक है, और वुंड्स की हीलिंग स्लो होती है, कोई चोट लग जाए तो वो धीरे धीरे हील करेगी। फिर विटामिन डी जो होता है ये बेटा हमें सनलाइट से मिलता है, जब हम सनलाइट से एक्सपोजर होता है तो हमको विटामिन डी मिलता है, हमारी बॉडी अपने आप बनाती है विटामिन डी। साथ ही मिल्क, बटर, फिश और एग से भी मिलता है, बट मोस्टली हमारी बॉडी सनलाइट से एक्सपोज होने पर अपने आप बनाती है विटामिन डी। ठीक है, फंक्शंस क्या हैं? इट हेल्प्स बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन। ये क्या करता है विटामिन डी? बोन्स के लिए कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है बॉडी में।
ठीक है, क्योंकि बोन को और टीथ को हेल्दी रहने के लिए क्या है, कैल्शियम चाहिए, और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। ठीक है, हेल्प्स बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो क्या होगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में बोन्स के लिए, तो बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगी, तो इससे होता है रिकेट्स। कैल्शियम जो होता है मिनरल है, ये हमें मिलेगा मिल्क, सोया मिल्क, कर्ड, चीज़, मिल्क प्रोडक्ट्स में आपको कैल्शियम रिच वो होते हैं। जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं दे आर रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो ये कैल्शियम भी क्या करता है, बोन्स और टीथ को हेल्दी रखता है, और इसकी डेफिशिएंसी से वीक बोन्स एंड टूथ डिके होने लगेगा। ठीक है, टूथ डिके होता है और वीक बोन्स हो जाएंगी, बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं। आयोडीन, आयोडीन क्या होता है, आयोडीन हमें सॉल्ट में मिलता है, बेसिकली हमें ये आयोडाइज सॉल्ट में मिलेगा या सी फूड में मिलता है, सीवीड, सी फूड, है ना, वाटर चेस्टनट, सिंघाड़े जो होते हैं, ठीक है, इसमें भी हमें आयोडीन मिलता है। और क्योंकि आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर हो जाता है, यहाँ नेक के सामने एक स्वेलिंग होने लगती है। ठीक है, तो इसकी डेफिशिएंसी में होता है ग्वाइटर, स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ द नेक। तो एक्चुअली क्या होता है, ये फंक्शन क्या है आयोडीन का, इट परफॉर्म्स फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी परफॉर्म करने में हेल्प कर रहा है। ये आयोडीन इसीलिए सॉल्ट्स में, आयोडाइज सॉल्ट में जो सॉल्ट होते हैं हमारे, उसमें आयोडीन फोर्टिफाई किया जाता है, जिससे कि जिसकी कमी है वो पूरी हो सके। नेक्स्ट मिनरल है आयरन। आयरन हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलेगा, पोमेग्रेनेट, बीटरूट, डेट्स, बनाना, इन ये सब रिच सोर्स होते हैं आयरन के। ये आयरन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ब्लड का, ये हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और इसकी कमी से होता है एनीमिया, दैट इज वीकनेस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो एनीमिया हो जाता है, और एनीमिया में क्या होता है, एनीमिया में वीकनेस फील होती है, सांस फूलने लगता है, दैट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, तो ये आयरन डेफिशिएंसी से होता है। अब हमने विटामिन एंड मिनरल्स देख लिए, अब आता है रफेज और डाइटरी फाइबर। ये भी इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट है फूड का, ये होना भी ज़रूरी होता है। ये इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द प्लांट फूड, ये प्लांट फूड में मिलता है, दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट। ये हमारी बॉडी में जो रफेज होता है ये डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, ये प्लांट फूड का, जो हम प्लांट्स फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, ये उनका वो पार्ट है जो डाइजेस्ट नहीं होता हमारी बॉडी में। ठीक है, इट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, और ये कोई न्यूट्रिएंट भी नहीं प्रोवाइड करता है, तो ये ऐसे ही अनडाइजेस्टेड फूड जो है हमारे वेस्ट में रिमूव हो जाता है वेस्ट के थ्रू। बट इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता क्या है, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको एक बल्क प्रोवाइड करता है और बावल मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, स्टूल इजीली पास हो सकते हैं, तो ये स्टूल्स को सॉफ्ट बनाता है, रफेज और उसका इजी मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, दस इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, तो ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। अब होता क्या है रफेज में या डाइटरी फाइबर्स होते हैं, इनमें होता क्या है, इनमें सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज एक कंपोनेंट होता है जो प्लांट में मिलता है। ठीक है, ये सेल्यूलोज होता है, ये हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। हमारी बॉडी में डाइजेस्ट करने के लिए इसके लिए कोई एंजाइम्स नहीं है। डाइजेशन में क्या होता है, बॉडी में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ एंजाइम्स होती हैं जो फूड के इन न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करती हैं, लेकिन जो ये सेल्यूलोज होता है फूड का पार्ट, प्लांट का पार्ट, इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में कोई भी एंजाइम्स नहीं होती हैं। तो ये जो फाइबर्स होते हैं, जो रफेज है, इसमें बहुत ज़्यादा क्या मिलता है, सेल्यूलोज मिलता है, और ये सेल्यूलोज क्योंकि हमारी बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होता तो एज इट इज़ अनडाइजेस्टेड रिमूव हो जाता है बॉडी से। इसके सोर्सेज क्या हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स एंड नट्स। रफेज और डाइटरी फाइबर के अलावा वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फूड का, क्योंकि वाटर हमारी बॉडी वेट का 70% पार्ट होता है। ठीक है, इट फॉर्म 70% ऑफ आवर बॉडी वेट। जो हमारा बॉडी वेट है उसका 70% क्या है, वाटर है। वो हमें वाटर क्यों क्यों चाहिए, एनर्जी तो देता नहीं है वाटर, लेकिन हमें क्यों चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। जो फूड्स में न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हमको वाटर हेल्प कर रहा है। साथ ही जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। डाइजेशन के बाद उनको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाने के लिए भी वाटर ज़रूरी होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। वेस्ट रिमूवल में भी हेल्प करता है, जो हमारी बॉडी में यूरिन पास कर रहे हैं हम, स्वेट
होता है, स्वेटिंग होती है, ये सब क्या है, ये स्वेटिंग और यूरिन जो होती है ये एक तरीके का सिस्टम है हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करता है। ठीक है, वो वेस्ट टॉक्सिक मटेरियल्स को रिमूव करने का काम है। उसके लिए वाटर की ज़रूरत है क्योंकि ये वाटर के साथ ही निकलते हैं। ठीक है, तो वेस्ट रिमूवल में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर बाय स्वेटिंग थ्रू स्किन। जो हमारे स्किन से जब स्वेटिंग होती है तो क्या होता है, जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है स्वेटिंग के बाद, जो वाटर इवेपोरेट होगा तो वो क्या होगा, बॉडी की हीट लेके इवेपोरेट हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, बॉडी कूल डाउन होती है। ठीक है, तो इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर बाय स्वेटिंग थ्रू स्किन। जब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप स्वेटिंग होती है, क्यों, उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, उसको कूल डाउन होते हैं। हम आउटर टेम्परेचर के हिसाब से हमारी बॉडी अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकती है। ठीक है, नाउ अब हम टेस्ट देखते हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के लिए डिफरेंट टेस्ट है। टू टेस्ट इफ अ फूड हैज स्टार्च, अगर हमें देखना है कि किसी फूड में स्टार्च है तो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स लेते हैं। हम क्या करेंगे, एक डिश लेंगे। ठीक है, एक डिश ली, इसमें हमने वो फूड आइटम रखा। अब हम इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन। इसमें हमने डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन, इसकी हमने कुछ ड्रॉप्स डाली, 2 से 3 ड्रॉप हमने इस फूड के ऊपर डाली। इससे क्या होगा, हमारा जो फूड है, अगर ये क्या चेंज हो गया है, ये अगर ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है, इसका कलर अगर ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है, दैट मीन्स द फूड हैज स्टार्च। ठीक है, और अगर ये ब्लू ब्लैक नहीं हो रहा है, दैट मीन्स फूड डजंट हैव स्टार्च। अब हमें ये देखना है कि फूड में शुगर है या नहीं। हमने जो फूड आइटम है उसको क्रश किया, ठीक है, और उसमें उसको वाटर में डिजोल्व कर, वाटर उसके उसमें 2-3 चम्मच वाटर डाली, फूड आइटम को क्रश किया, उसमें 2-3 चम्मच हमने वाटर डाली और हमने एक सोल्यूशन बना लिया। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ये जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है, ये होता है आपका कौन से कलर का, ये होता है ब्लू कलर का। ठीक है, जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है ये ब्लू कलर का होता है। अब इस सॉल्यूशन को, इसमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को डाल के हम इसको हीट करेंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, जब हमने इसको 1 मिनट हीट किया तो इसमें कलर चेंज आएगा। अब अगर ये कलर आपका ब्लू से ग्रीन हो जाता है, अगर ये ब्लू से ग्रीन हो रहा है, दैट मीन्स फूड में शुगर तो है बट लो शुगर है, लो शुगर कंटेंट है। ठीक है, अगर लो शुगर कंटेंट है तो क्या होगा, ब्लू से कलर ग्रीन हो जाएगा। और अगर ये येलो हो रहा है, ब्लू से कलर येलो हो रहा है, तो मतलब मीडियम शुगर कंटेंट है। ठीक है, लेकिन अगर ये ब्रिक रेड कलर बन रहा है तो फूड में क्या है, हाई शुगर कंटेंट है। ठीक है, तो हमने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डाला फूड आइटम में और उसको हमने हीट किया। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का, अगर वो ब्लू से ग्रीन बन गया तो मतलब लो शुगर कंटेंट है। ब्लू से अगर कलर येलो हो रहा है मतलब फूड आइटम में मीडियम शुगर कंटेंट है। ठीक है, मीडियम अमाउंट में शुगर है। और अगर वो ब्रिक रेड कलर में चेंज हो गया है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, तो मतलब कि जो हमारा फूड है वो हाई, उसमें क्या है, हाई शुगर कंटेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा शुगर है। ठीक है, तो ये हुआ शुगर के लिए टेस्ट। अब फैट के लिए क्या करना है, हमें बटर पेपर, कोई भी पेपर लेना है एक नॉर्मल। ठीक है, और हमें क्या करना है, अपने फूड आइटम को उस पर रब करना है। वो कोई भी फूड आइटम्स, डिफरेंट फूड आइटम्स लो और उसे एक पेपर पे रब करो, और जब आप उसको लाइट के क्रॉस देखोगे तो यू कैन सी जो लाइट है उसके थ्रू पास कर पा रही है, वो एक ट्रांसल्यूसेंट सा हो जाएगा पेपर। दैट शोज कि उस फूड में फैट है। ठीक है, और जिसमें फैट नहीं होगा उसमें पेपर पे कोई ट्रांसल्यूसेंसी नहीं आएगी। नेक्स्ट टेस्ट है प्रोटीन्स के लिए। प्रोटीन्स के लिए हम क्या करते हैं, जो फूड आइटम है उसको हमने क्रश किया। ये सब टेस्ट आपको
अपनी टीचर की प्रेजेंस में करना है तो ठीक है, हमने फूड आइटम को क्रश किया या उसका पाउडर बनाया और उसमें हमने 2-3 चम्मच वाटर मिला दिया, ठीक है, 2 to 3 स्पून वाटर मिलाया। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे डालेंगे 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट की हमने 2 ड्रॉप्स डाली, ठीक है। इसके बाद हम इसमें फिर डालेंगे हम 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा, ठीक है। पहले हमने इसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट डाली और फिर हमने डाली 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा। अब 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा डालने के बाद हमने 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट डाली और 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा डाला। इसके बाद हमने ट्यूब को शेक करेंगे। अगर उसके बाद हमें वायलेट कलर चेंज दिखता है, वायलेट कलर आ रहा है, दैट मीन्स द फूड हैज़ प्रोटीन्स, ठीक है। वायलेट कलर चेंज आने पे मतलब फूड में प्रोटीन है। नेक्स्ट आता है बैलेंस डाइट। देखो हमने सारे न्यूट्रिएंट्स पढ़े, और बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसमें सभी इंसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए राइट अमाउंट में, वो सब उसमें उतने ही अमाउंट में प्रेजेंट हैं जितने हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, ठीक है। अ डाइट दैट इज ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर, सारे न्यूट्रिएंट्स, रफेज और वाटर सभी राइट अमाउंट में, जितने अमाउंट में चाहिए उतना, मतलब जो भी हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जितने अमाउंट में उन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो सब उस डाइट में प्रेजेंट है, तो वो कहलाती है बैलेंस डाइट। अ डाइट दैट हैज़ ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, roughage एंड वाटर इन द राइट अमाउंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसे कहा जाता है बैलेंस डाइट। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हर पर्सन की डिफरेंट होती है। जैसे बच्चों को ज़्यादा प्रोटीन्स की ज़रूरत है, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, जो सिक हैं उनको डिफरेंट फूड रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। उनको अभी अपनी विटामिन्स की ज़रूरत होती है अपनी बॉडी के रिपेयर के लिए, है ना, बॉडी को जल्दी हेल्दी करने के लिए, डिजीज़ से फाइट करने के लिए उनको विटामिन्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। जेंडर पे डिपेंड करता है, फीमेल्स और मेल्स में कुछ रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, ठीक है। एज में भी फ़र्क होता है, एल्डरलीज को डिफरेंट फूड रिक्वायरमेंट्स की ज़्यादा वो ज़रूरत होगी, ठीक है। बच्चों को ज़्यादा प्रोटीन्स चाहिए होता है, फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, हेल्थ स्टेटस, सिक और हेल्दी में भी मैंने आपको बताया ना, जो सिक हैं उनको विटामिन्स मिनरल्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। लाइफस्टाइल ऑफ एन इंडिविजुअल, किस तरीके का लाइफस्टाइल है, जो ज़्यादा बैठ के काम करते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने चाहिए, उनको फैट्स कम लेना चाहिए। जो जिनका फिजिकल लेबर है, जो फिजिकली वर्क ज़्यादा करते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो बैलेंस डाइट होता है जहाँ पे आपके खाने में प्रॉपर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, रफेज और वाटर राइट अमाउंट में जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरी है वो सब प्रेजेंट होता है, वो होती है बैलेंस डाइट। अब लेबल्स रीड करना देखते हैं। हर पैकेज फूड आइटम पे आपने देखा होगा पीछे एक लेबल लगा होता है जिसमें न्यूट्रिशन फैक्ट्स लिखे होते हैं, ठीक है। ये जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स होते हैं ये बताते हैं कि उस आइटम में, उस प्रोडक्ट में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं और कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करती है डिसाइड करने में कि आपको क्या फूड कंज्यूम करना चाहिए। जैसे जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हैं, उसमें प्रोटीन्स विटामिन्स नहीं है तो वो हेल्दी फूड नहीं है। जिसमें फैट्स ज़्यादा हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, वो हेल्दी नहीं होते। तो ये जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, न्यूट्रिशन फैक्ट्स, ये ज़रूरी होता है हर पैकेज फूड पे पीछे प्रेजेंट होना, और ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि आपको इसे कंज्यूम करना चाहिए। इसकी हेल्प से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये फूड कंज्यूम करना है या नहीं करना है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर पैकेज फूड्स टू हैव न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन देयर कवर। जो भी पैकेज फूड्स होते हैं उनके लिए मैंडेटरी है, मैंडेटरी मीन्स ज़रूरी है, उनको ज़रूरी है वो इन्फॉर्मेशन अपने कवर पे प्रिंट करना। एक इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है FSSAI, ठीक है। इसका काम होता है जो इंडिया में फूड क्वालिटी है उसको रेगुलेट करना, ठीक है। तो ये एक इंडिया की गवर्नमेंट की एजेंसी होती है FSSAI, एंड इट रेगुलेट्स द फूड क्वालिटी इन इंडिया, ठीक है। वो सारा कंट्रोल इस पे रखती है कि फूड क्वालिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए। अब आता है जंक फूड पे। जंक फूड क्या है? जंक फूड वो फूड्स होते हैं जिसमें हाई कैलोरीज होती हैं, और हाई कैलोरीज मतलब इनमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इनमें फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वहीं इनमें प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स
रफेज, ये सब बहुत ही कम अमाउंट में होता है, ठीक है। फूड विद हाई कैलोरीज हैव हाई शुगर एंड फैट कंटेंट, दे हैव प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स एंड रफेज इन लो अमाउंट, होता है पर इतना लो है कि इट इज़ नो यूज़, ठीक है। हेंस दे आर नॉट हेल्दी फूड्स, ये इसीलिए हेल्दी नहीं होते और इन्हें कहा जाता है जंक फूड्स। और ये क्या है, क्योंकि इनमें शुगर और फैट ज़्यादा है। मैंने आपको बताया था ना कि जब कार्बोहाइड्रेट्स हम एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा, तो क्या होता है, वो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं एज अ फैट। तो यही जंक फूड्स करते हैं, जब उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट कंटेंट बहुत है तो क्या होगा, जो हमारी बॉडी को जितना रिक्वायर्ड है उतना तो कंज्यूम हो गया, बाकी क्या होगा, स्टोर हो जाएगा एज अ फैट। और उससे क्या होता है, इट लीड्स टू ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि रफेज ही नहीं है उसमें तो कॉन्स्टिपेशन भी होगा, डायबिटीज़, शुगर है तो उससे डायबिटीज़ के इश्यूज ये सब बढ़ जाते हैं, ये हेल्थ इश्यूज होते हैं। ओबेसिटी मीन्स मोटापा। तो ये सब जो हेल्थ इश्यूज हैं ये जंक फूड से ज़्यादा प्रॉब्लम्स इनकी बढ़ रही हैं। अब बात करते हैं मिलेट्स की। मिलेट्स जो होते हैं दे आर वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये स्मॉल साइज्ड ग्रेन्स होते हैं और ये इंडियन फूड का बहुत पुराने टाइम से पार्ट रहे हैं। ये न्यूट्रिएंट रिच ग्रेन्स होते हैं, ये इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और ये इंडिया की नेटिव क्रॉप्स हैं एक्चुअली मिलेट्स। दे आर रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स। यहाँ पे इसमें क्या होता है, विटामिन सबसे ज़्यादा होते हैं, इनमें मिनरल्स बहुत होते हैं, आयरन एंड कैल्शियम बहुत होता है, ठीक है, और फाइबर्स भी होते हैं। इसीलिए इन्हें न्यूट्री सीरियल्स कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, न्यूट्री सीरियल्स, बिकॉज दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, दे आर रिच इन विटामिन, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, ज्वार, बाजरा, रागी। दूसरी चीज़ ये बहुत ही क्लाइमेट, जैसे जो बहुत ही ड्राई कंडीशंस होती हैं जहाँ पर वाटर नहीं है वहाँ पर भी ये ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, इसीलिए इनको राजस्थान में जहाँ बारिश कम होती है, जहाँ वाटर शॉर्टेज है, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत हेल्दी होते हैं इसलिए इनको न्यूट्री सीरियल्स बोला जाता है, इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फाइन, मिलेट्स हो गया। अब हम आते हैं लास्ट फूड माइल्स पर। फूड माइल्स क्या होते हैं, जो फूड की एक जर्नी है, जो खाना फार्म से लेकर के आपकी प्लेट तक आने का जो प्रोसेस है, पूरा जो डिस्टेंस फूड ने कवर करा है उसको कहते हैं फूड माइल्स। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बैग ऑफ फूड आइटम फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। जो फार्मर है, जो उसने प्रोड्यूस करा, उसको बनाया, वहाँ पर पहले फार्मिंग करी, है ना, वहाँ खेत में क्या है, अपने खेत में उसने लैंड को प्लो करा, वहाँ पर सीड सो करे, वहाँ से वो क्या हुआ, फसल उगी, उसमें से हार्वेस्ट करा और जो वो फूड आइटम बना उसको पैक किया गया, वो बैग आप फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट हुआ, मार्केट में आया, मार्केट से आप खरीद के लाए, आपने उसे कुक किया और वो सारा जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक इतना जो डिस्टेंस फूड ने ट्रैवल करा है, दैट इज कॉल्ड फूड माइल्स। ये फूड माइल्स कम करना ज़रूरी है, ये डिस्टेंस कम करना ज़रूरी होता है, इट्स इम्पॉर्टेंट। इससे क्या होगा, एक तो खाने की कॉस्ट कम हो जाएगी, जितना उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा उतनी उसमें कॉस्ट ऐड होती जाएगी उस फूड में उसकी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट की भी कॉस्ट ऐड होगी, उसको लाने की, उसको बनाने की, ठीक है। तो वो सारी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी अगर फूड माइल्स कम हो जाए। वो साथ ही जो ट्रांसपोर्ट में पोल्यूशन हो रहा है वो भी कम हो जाएगा, साथ ही लोकल फार्मर्स को भी हेल्प मिलेगी, उनको सपोर्ट होगा, है कि नहीं। लोकल फार्मर्स से अगर आप फूड्स खरीदोगे तो उनको सपोर्ट होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट होगा, साथ ही आपके लिए भी कॉस्ट कम हुई फूड की। कीप्स द फूड फ्रेश एंड हेल्दी, जितना कम होगा डिस्टेंस फूड को ट्रैवल करने में उतना ही वो फ्रेश रहेगा। जितना लंबा टाइम लगेगा, फूड क्या होता है भाई, फूड तो जल्दी स्पॉइल होने लगेगा, खराब हो जाएगा, तो वो अनहेल्दी होता जाएगा। तो फ्रेश और हेल्दी रखने के लिए उसका डिस्टेंस अगर जितना कम हो, वो जितना जल्दी वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचेगा वो उतना फ्रेश और हेल्दी रहेगा। इसलिए फूड माइल्स भी रिड्यूस करना ज़रूरी है। तो देखो, ऑलवेज रिमेंबर द एफर्ट्स पुट बाय आवर फार्मर्स एंड अदर कम्युनिटी मेंबर्स। तो हमेशा याद रखना कि आपके फार्मर्स और जो दूसरे कम्युनिटी मेंबर्स हैं जो फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो पैकेजिंग कर रहे हैं फूड की, वो जो आपके पास तक जब तक खाना आ रहा है उन सब के एफर्ट्स का हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप खाना वेस्ट कर रहे हैं तो आप उनके एफर्ट्स भी वेस्ट कर रहे हैं। सो वन शुड नॉट वेस्ट द फूड। बहुत से लोगों को खाना नहीं मिलता है, ऑलवेज
तो इसलिए प्लीज़ वेस्ट मत करो फूड को। ऑलवेज टेक एज मच फूड एज वन कैन कंज्यूम। जितना कंज्यूम कर सकते हो उतना लो, ज़्यादा मत लो ताकि आपको फेंकना ना पड़े, क्योंकि आप जो फेंक रहे हो किसी का पेट भी भर सकता है। ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है आपका, और इसको रीड करना है। ठीक है, के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करिए, जो आपकी चैप्टर बुक्स में पीछे होते हैं उनको ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप कहोगे तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, मैं क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगी आपके लिए थोड़े से। तो आपको अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।